प्यारे साथियों, मैं जानता हूं कि इस हॉल में जितनी जगह है उससे ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी का आलम भी बहुत शानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी में आपको बैठने में परेशानी भी हुई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये परेशानी उन परेशानियों से ज्यादा है जो हम पे रोज होती है? तमाम तरह के जुल्म, तमाम तरह के अत्याचार, बिना सुविधाओं के, बिना साधन के, भूखे प्यासे, टूटे फूटे घरों में रह के तमाम तरह का अपमान सहते हुए जब आप जीवन जी रहे हैं, वो बुरा है या ये बुरा है बताइए? तो इतनी हिम्मत तो बहुजन समाज के लोगों में होनी चाहिए कि वो इस कठिनाइयों का सामना कर लें। अब तुम बताओ ना। समय जब आप जितना डिस्टर्ब करोगे उतना ही समय जाएगा, उतना समय जाएगा तो एक व्यक्ति की वजह से कई लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आराम से बैठ जाओ। बाद में मंगे हो तो कहीं नहीं ना ये ठीक बना प्यारे साथियों, आप और मैं जानते हैं कि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन, कोई भी कार्य बिना अनुशासन के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो नौजवान आगे आके बैठे हैं, ये बीच वाली पंक्ति में, ये वो नौजवान हैं जो उत्साह से तो भरे हुए हैं, लेकिन अभी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए। अगर जिम्मेदारी को समझ पाते तो ये बाहर नहीं खड़े रहते। जब तक मैं नहीं आया तब तक ये बाहर खड़े रहे, और जब मैं आ गया तो ये दौड़ के अंदर भाग आए। अब इनको लगा कि भाई आगे चले जाएंगे, भाई के नजदीक जाएंगे, भाई को देख लेंगे, अपने फोन से किस तरह फोटो वोटो भी क्लिक कर लेंगे। लेकिन इनको आज ये नहीं पता था कि आज इनको ये भारी पड़ने वाला। ये आइडिया नहीं था इनको आइडिया ये था कि जाएंगे, आगे बैठ के आगे घुस के कहीं खड़े हो जाएंगे, बढ़िया फोटो वीडियो बनेगा। इनको ये नहीं पता था कि आज भाई के सिकंजे में फंस जाएंगे, कंधे से कंधा टच हो जाएगा, गर्मी में पसीना ऊपर से लेके नीचे तक टपकेगा, और सामने भाई आंखें निकाल के खड़े होंगे, गुस्से में तो उठ भी नहीं पाएंगे। तो ये आइडिया इनको आज नहीं था। तो ये कष्ट तो आपको सहना पड़ेगा। अगर आप पहले कुछ उठा के भागोगे आराम से बैठो। अगर ये पहले ही आके बैठ जाते आपकी तरह, जैसे ये सामान्य लोग बैठे, जैसे हमारी बहनें माएं बैठी, तो फिर आज इनको जमीन पे नहीं बैठना। समझे? मैं ये सोचता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातों के साथ नहीं खड़े होंगे तो उस प्यार का कोई फायदा मुझे नहीं होगा। फिर प्रयागराज जैसे हालात होंगे। कैसे? प्रयागराज जैसे हालात होंगे, इलाहाबाद जैसे। इसी छोटी सी लापरवाही में, छोटी सी गलतफहमी में फिर इलाहाबाद जैसे हालात, उन्हीं को रोकने के लिए आज मेरी शक्ति आप लोगों के ऊपर है। मैं आज आपको इस मंच से कह रहा हूं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे? दुश्मन का काम है कि वो हमें तमाम तरह की साजिशों में, षड्यंत्रों में फंसाएगा, और वो कोशिश करेगा कि हम उनकी साजिश षड्यंत्र में फंसाएं। जो पुलिस के भाई सामने खड़े होते हैं वो भी तो हमारे बीच के लोग, वो कोई बाहर से थोड़े आए, किसी दूसरे देश की सेना तो नहीं, वो तो हमारे परिवार के किसान, मेरे नौजवान, गरीब मजदूर किसान परिवार के लोग, उनसे लड़ने का काम हमें आगे नहीं बढ़ाना। तो आज से मेरी बात को गौर से सुनो।
कि कानून को किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं लेना। संघर्ष करो, करना चाहिए, बड़े बड़े संघर्ष करो, बड़े बड़े आंदोलन करो, तमाम लड़ाई लड़ो, लेकिन संविधान के दायरे में होकर लड़ो, समझे? जब हम संविधान के दायरे में होकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना। चलिए, धन्यवाद। अच्छा सिपाही वो होता है जिसको जो जिम्मेदारी लगा दी जाए वो उस जिम्मेदारी पर खड़ा रहे। सेना का जवान जब बॉर्डर पे लग जाता है तो जब तक उसका विकल्प नहीं आता, जब तक उसका अल्टरनेट नहीं आता, तब तक वो चाहे उसकी ड्यूटी से ज्यादा समय हो जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर वो इस तरह जगह छोड़ने लग जाएगा तो देश की सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं रहेगी। वो देश का जवान है, सेना का जवान है। आप भी तो इस मिशन के जवान हो या नहीं हो बताओ? आप भी तो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे बताओ? तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। बैठ जाइए, जगह नहीं, आप पीछे रहती तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या हुआ बीच में आके, आपको बताओ? कोई जगह ही नहीं, आप बताओ, आप आगे तो आगे बैठूंगा। कोई नौजवान जगह दे दो, कोई नौजवान माँ बहनों का सम्मान करना सीखो, कोई नौजवान अपनी सर सीट दे दो, बिठा दो, बिठा दो। नौजवान तो बहुत, उसमें बहुत शक्ति है। वो माँ बहनों को नीचे ना बैठने दे, बिठा दे अपनी कुर्सी में छोड़ के, और वो खड़ा हो जाए। ये तो इतना बल तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बैठिए, चलिए, धन्यवाद। तो मैं आपके जीवन के कुछ समय को चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर चल रहा है, जो दर्द मेरे अंदर है, उस दर्द को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ उस दर्द को आप समझो, क्योंकि अगर आप उस दर्द को नहीं समझोगे, आपके साथ में उस दर्द को नहीं बांटूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई कभी पूरी नहीं हो सकती, मंजिल तक नहीं हो। सामान्य साथियों, हम प्रभुजन सम्मेलन कर रहे हैं। प्रभुजन सम्मेलन अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। पहली बात, प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, वो समाज उसकी तरक्की को कभी रोका नहीं जा सकता, उसके अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। सामान्य साथियों, लेकिन आज आप गौर करके देखो कि आप तो अधिकार भी छीन रहे हैं और भविष्य भी अधिकार में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का संरक्षण नहीं करता, उस समाज की नीति नहीं बनाता, उस समाज को रास्ता नहीं दिखाता, उस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ता, उस समाज का हाथ नहीं पकड़ता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ हम समाज में भाईचारा पैदा करके समतामूलक समाज बनाने का काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मनुवाद को मानने वाले लोग, अंधविश्वास को मानने वाले लोग, पाखंडवाद को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, सामंतवाद को मानने वाले लोग, वो उनके लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भारत में कभी समतामूलक समाज ना बने। अगर ऐसा होता कि इसको रोकने का प्रयास न किया जा रहा होता, तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि फिर अकेला चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के ये पहरेदार ही काफी थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन आज तो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज तो एडी चोटी का जोड़ लगा के इस समतामूलक समाज को, इस मानवतावादी समाज को बनाने वाले काम को पीछे खींचने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल एडी चोटी का जोड़ लगा। अगर ऐसा ना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी लाखों लोग यहाँ भूखे नहीं सोते, लाखों लोग बिना छत पे नहीं सोते। इस देश में बहन बेटियों के साथ छुप जात के अत्याचार नहीं होता, कमजोर वर्गों के लोगों को मारकर नहीं लटकाया जाता, उनकी बच्चों के साथ। अभी बलिया की घटना मेरे याद है, मैं उसको भूला नहीं हूँ। बलिया की घटना, उस 12 साल की बच्ची को क्या नहीं सहना पड़ा और अन्याय करके, सामूहिक रेप करके उसको लटका के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं जब गया था बलिया का परिवार में जाके आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने तत्काल वहां के एसपी को फोन किया। वहां के एसपी ने मुझे विश्वास दिलाया कि चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपके जिले में रह के आया हूँ, आपके पड़ोसी जिले में रह के आया हूँ, आप मेरी बात को याद रखना, हम इन गुंडों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका आपको नहीं देंगे कि आपको शिकायत हो जाए। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि
प्रबुद्धन सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अब से पहले तो बहुत सारी पार्टियां प्रबुद्धन सम्मेलन करती थी, लेकिन उस सम्मेलन में एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग कुर्सियों पर बैठते थे और सामने आम जनता बैठती थी और वो कुर्सी पे बैठ के मंच पे आके बताते थे कि आप कौन हो, आपको क्या करना है। क्यों बताते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जब से भारतीय संविधान आया है तो हक वंचित समाज में भी डॉक्टर भी पैदा हुए, इंजीनियर भी पैदा हुए, वकील भी पैदा हुए, जज भी पैदा हुए, IAS IPS भी पैदा हुए, लेखक भी पैदा हुए, पत्रकार भी पैदा हुए। तो आज इस समाज को क्या हमसे कमी रह रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, ये बात चर्चा हो जाए और इस चर्चा के बाद जो रास्ता निकले उस रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चले और समाज में बदलाव, समाज की ताकत बढ़े, समाज को हक मिले, गैर बराबरी दूर। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश से जातिवाद खत्म करने की है, अंधविश्वास खत्म करने की है, पाखंडवाद खत्म करने की है। इस देश में मानवतावाद लाने की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, की मानव मानव एक समान होते। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए लोग जात के आधार पर छोटे और बड़े नहीं हो सकते। मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई बराबर है और उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मजदूरों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो मालिकों को मिलता है। अगर मालिकों को सम्मान मिलता है, मजदूरों को नहीं मिलता है, तो मैं कह देना चाहता हूं इस महाराज की धरती से, अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई मालिक भी नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। मजदूर है जो पसीना बहाता है, मजदूर है जो खून बहाता है, मजदूर है जो एरिया रगड़ता है, उसके बाद ये बिल्डिंगें बनती है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मालिक भी नहीं होगा, और अगर मजदूर को सम्मान मिलेगा तो ही मालिक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई करी है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सरकारें तो रोक नहीं पाती। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज में भी अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो हम उनकी उस बात का खंडन करते हैं जो कहते हैं कि एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग प्रभुजन होते हैं। आज इस मंच पे बैठे तमाम लोग हमारे प्रभुजन हैं और यहाँ जो सामने जो लोग बैठे हैं वो भी प्रभुजन हैं। हम प्रभुजन आपस में मिलकर जो आगे मैं विषय दूंगा उस पर चर्चा करके और ये तय करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जब ये राजतांत्रिक था तो युद्ध होते थे। रानी के पेट से जो पैदा होता था उसके माथे पे लिखा होता था कि वो राजा होगा। युद्ध होते थे, सीमा विस्तार होता था और एक राजा चला जाता था, उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो रानी का पेट छीन गया और कहा आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। प्यारे साथियों, बाबा साहब की बात को लेके इसके बाद मैं दोबारा बीच में नहीं टोकूंगा भाई। अगर आप में से कोई खड़ा होके और ये पंक्ति बना के आगे बढ़ता जाएगा तो मुझे फिर परेशानी होगी, मेरा काम अव्यवस्थित होगा। मैं इससे सहमत हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इस बार के बाद मैं टोकूंगा नहीं, मैं चुप रह जाऊंगा। लेकिन बहराइच की इस बात को लेके जाऊंगा और उन चेहरों को भी लेके जाऊंगा जिन्होंने मेरी बात के खिलाफ जाके जो है लाख हजारों लोगों के को समझाने के काम को रोकने का काम किया। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, बार बार नहीं कहता हूं। अब अगर मुझे बीच में रुकना पड़ा, ये जो बैग वाले भाई हैं बम लेके आए होंगे, इसमें बैग में पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप पीछे हो जाओ भाई। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, कमर में पैर में दिक्कत हो सकती है तो पीछे चला जाए। बस भैया तो सर पहले टाइम को परेशान होंगे, भाई को किसी से भीड़ है। जब बड़ा हमसे बहुत काम है भाई, हमारा काम जरूरी है। रास्ता दो, जल्दी रास्ता दो, बेटे को रास्ता दो, रास्ता तो जल्दी रास्ता दो भाई। ऐसे जाओ, जैसे जाओ, उधर छोड़ो। ए भाई इधर को आओ, इधर को आओ।
तपती गर्मी में सूरज नहीं कहता कि छाता ले लो, पसीना कहाँ से निकलता कैसे बनाएंगे आसानी से। चलिए मुद्दे में बात करते हैं। तो राजतंत्र में तो ये संभव था, लेकिन आज भारत में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। जनता जिसको वोट देगी वो ताकत में आएगा, और जो ताकत में आएगा वो पॉलिसी बना के लोगों को 70 साल बाद आज भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे वाले लोग प्रधान बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, पैसे वाले लोग विधायक बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, लोग के प्रमुख बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमएलसी बनते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र हुआ? अगर पैसे के दम पे सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ये धनतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि ये किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेली, सब्जी बेचने वाले के बेटों को भी बराबर का अधिकार। आज आप देखते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में कि किसी गरीब की हिम्मत में नहीं है कि वो चुनाव लड़े। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 33 लाख रुपए तक आप विधानसभा में खर्च कर सकते हैं, यानी कि 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में वही चुनाव लड़ पाएगा। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे बताओ कितने के अकाउंट में 33 लाख जमा है, जरा हाथ उठा के बताओ। जिसके में हो वो हाथ खड़ा कर दे। 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में हो वो हाथ खड़ा कर दे। अब शांत हो जाओ। आप इस बात से समझो कि यहाँ इतनी बड़ी हजारों की संख्या में 0.12% के लोग नहीं हैं जो इस धनतंत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए। तो प्यारे साथियों, हमने निर्णय लिया कि समाज में जो तमाम तरह की इधर उधर की बातें चल रही हैं, समाज में जो गलतफहमी है, समाज के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, उस बेचैनी का हल क्या है? बेचैनी का हल ये है कि हम समाज के बीच में जाके अपनी बात को रखें। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर पसीना आपको आएगा तो मैं भी मंच में ले जाऊंगा, यही आपके बीच में रहूंगा, आपको अपनी बात तो हमने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए कुछ विषय उठाए हैं, विषय पे आप गौर करना। जब आप ग्राम पंचायतों में जाओगे, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, जब आप अपनी मीटिंगों में जाओगे तो विषय पे चर्चा करना। हमारी पहली बात ये है कि भारत में जब हमने शुरू किया था जातीय प्रमुख सम्मेलन, तो हमारी पहली मांग थी कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना। और इस सम्मेलन के 6ठे सम्मेलन के बाद है उत्तर प्रदेश में जब ये सम्मेलन शुरू हुए तो केंद्र की सरकार ने घोषणा की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब आप समझिए जातिगत जनगणना कब हुई थी पिछली बार? कब हुई थी पवन जी? 1931, 1931 में। कब? उसकी तिथि में उस साल में पैदा हुआ एक भी आदमी यहाँ नहीं होगा। यानी कि इस पीढ़ी ने देखी नहीं गणना कैसे होती है। 1931 में गणना हुई, जहां पता लगा कि पिछड़ों की आबादी 52% है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होती आई है, लेकिन 2011 में हर 10 साल बाद जब होती थी तो उसको कास्ट इकोनॉमी सोशियो सेंसस का नाम दिया गया, सर्वे का नाम दिया गया। उस गणना को भी, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, गणना से फायदा क्या है, नुकसान क्या है समझो। क्योंकि टीवी में बैठ के जो पत्रकार साथी राजनीतिक विश्लेषण कह देते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं होगा ये। हम मांग कर रहे हैं जातिगत गणना में आर्थिक गणना का भी कॉलम होना चाहिए। क्या किसके पास टीवी है, किसके पास फ्रिज है, किसके पास कूलर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके अकाउंट में पैसा है, कौन नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन सरकारी नौकरी पे है,
किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जमीन है और किसके पास बिजनेस है, किसके पास उद्योग है। देश को पता लगना चाहिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और सामान्य जाति के भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे लोगों की भी इनकी हालत इस देश में खराब है और आजादी के 75 साल बाद भी उनकी हालत को बदलने के लिए क्या है। जब ये पता लगेगा, बिहार में हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए गए, तो कास्ट सेंसस ये से पता लगा कि 90% आबादी SC ST OBC की है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब 90% आबादी SC ST OBC की है, तो राजकाज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ में होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, बताइए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई राजकाज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास नहीं, तो राजपाल SC ST OBC में जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको भविष्य में अभी बात करते बताऊंगा कि राजपाल आएगा तो क्या। प्यारे साथियों, हम ये मांग कर रहे हैं कि 52% OBC को 52% आरक्षण की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, वो बिल जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो मेरी लोकसभा नगीना से स्पीच जीत के आए थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उन्होंने उस बिल को लोकसभा में फाड़ दिया था। थोड़ा पानी कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने देखो तो ऑर्डर किया जाए। हमारी पीठ में छुरा तो अपनों ने घूमा। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद ISB वो बिल नहीं फाड़ते तो SC ST के कर्मचारियों को जो प्रमोशन रिजर्वेशन मिल रहा था वो इस देश में बंद नहीं। सम्मानित साथियों, अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने SC ST के भाइयों से नफरत नहीं करता, मैं कहता इस बिल को और विस्तृत कर लो, SC ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देना। लेकिन दिल छोटा है तो SC ST के प्रमोशन का बिल फड़वा दिया। और जो सत्ता में बैठी है भाजपा कांग्रेस, वो तो कभी चाहती नहीं थी कि SC ST के कर्मचारियों को प्रमोशन मिले। उसके बाद डिमोशन हुए और कितने अधिकारियों को, कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, ये SC ST के कर्मचारी जानते। तो हम तो मांग कर रहे हैं, आपको याद होगा पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था मैं, क्योंकि संख्या हमारी कम है तो उस पर चर्चा नहीं करा पाया, इंट्रोड्यूस मैंने उसको करा दिया था। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं, अभी समाज क्या जारी है, तो SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बिल में पार्लियामेंट में लेके आया था, मेरे अलावा पार्लियामेंट में कोई इस बिल को लेके नहीं आ पाया, ना ही किसी ने हिम्मत जुटाई, ना ही किसी ने सोचा कि SC ST OBC के नौजवान बेरोजगार घूम रहे बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो पढ़ लिख के सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। सम्मानित साथियों, आरक्षण पर जिस तरह का हमला हो रहा है, मैं प्रभुजन से भी पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण क्या है। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। एक जवान आज मुझे मिला था CRPF का, नहीं सॉरी CISF का जवान था। मैंने उससे पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो बोला भैया 4 बहन भाई है। मैंने कहा क्या क्या करते हैं, तो बोला भैया मेरा दूसरा भाई जॉब करता है, सरकारी नौकरी, मैं CISF में हूँ, मेरी 2 बहनें हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मैंने कहा आपके पिता क्या करते थे, तो बोला भैया मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। तो मैंने उसको कहा कि मेरी बात सुनो, ये जो नौकरी आपको मिली ये उस एक पोस्ट मास्टर की नौकरी से निकल के आई है, मेरी बात को आप याद। तो मैंने उसे बताया कि भाई ये जो नौकरी आपको मिली है, यह नौकरी आसानी से नहीं मिली, आपके पिता को जो पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली थी आरक्षण की वजह से, उस नौकरी की वजह से आप चारों लोगों को नौकरी मिली है। आप याद रखना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। उसने मुझे कहा कि मेरे माँ बाप ने भैया कुछ नहीं कमाया, मेरे पिता ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में जोड़ दिया और हमको पढ़ाने का काम किया और हमने मन लगा के पढ़ने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम चारों बहन भाई नौकरी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरक्षण से सिर्फ नौकरी नहीं मिली है, सिर्फ नौकरी नहीं, हमें हथियार दिया है कि
कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील बन सके और सिस्टम में बैठ के अपने लोगों को उनका मनोबल बढ़ा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी, आपके जीवन पे असर पैदा करेगी। अभी गर्मी कम हुई है ना, हुई है ना? हाँ, विचारों की गर्मी बढ़ी है तो सूरज वाली गर्मी कम हो गई। प्यारे साथियों, एक नौजवान जो संविधान के लागू होने के बाद आईएएस बना, सिविल सर्विस में गया। जब वो सिविल सर्विस में गया और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये बात पहुंची, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नौजवान पर खबर भेजी कि आप मुझसे मिलने के लिए आना। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समाज में जा जाके समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस करो। जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज का हाथ पकड़ो, उस समाज को ताकत दो, उस समाज को रास्ता दिखाओ, उस समाज का नेतृत्व करो। पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चला। जब ये बात उस नौजवान में गई तो उसको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए मुझसे कुछ मदद चाहते होंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खबर उसको भेजी थी और उनकी खबर के बाद वो आ भी गया। जिस दिन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना कुछ काम निपटा रहे। वो आया, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करी। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा आगे तो बैठ जाओ। बाबा साहब अपना काम करने लगे। बाबा साहब ने पूछा परिवार में सब ठीक है? उसने कहा हाँ बाबा साहब सब ठीक। अब उसको लगा क्या बाबा साहब कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करो मूवमेंट चलाने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा आईएएस बनके कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया कि बाबा साहब अच्छा लग रहा है। फिर बाबा साहब अपने काम में जुट गए। फिर बाबा साहब ने पूछा गाँव जाते हो? ये कह के बाबा साहब अपने काम करने लगे। उसका जवाब नहीं आया। बाबा साहब ने पुनः पूछा गाँव जाते हो? तो उसने कहा नहीं, कब जाता हूँ बाबा साहब, समय नहीं लगता। तो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मेरे प्रियजनों, बाबा साहब ने कहा कि गाँव में जाए। बाबा साहब ने उससे पूछा कि क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? मैं तुम्हें गांव में जाने क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? तो उसने कहा बाबा साहब बताइए। बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें गांव में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर उस गांव में जाओगे जिस गांव से तुम निकल कर आए, जब तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारा हमरा गांव में पहुंचने के बाद खुलेगा, हमारे सुरक्षा वाले जवान तुम्हारे सम्मान में सलूट देंगे। वो गाड़ी उन टूटी फूटी सड़कों से जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आप ये देखना उस गांव में रहने वाले आपके बीच के लोगों के अंदर कितना मनोबल पैदा होगा, कितनी ताकत पैदा होगी। वो तुमसे प्रेरणा लेके तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे जैसे जो है शिक्षा का महत्व को समझ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम जाओगे अपनी बात को रखोगे तो वो जो आपके बीच के लोग हैं जिनके बीच में पले बड़े हो वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके जैसे ना बने लेकिन आपके आसपास जरूर पहुंचेंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बात रखते हुए कह रहा हूँ कि आरक्षण जो है वो हमारा हथियार है। उस हथियार को पहले तो क्लास 1 क्लास 2 में पूरा होने नहीं दिया, 3-4 में पूरा हुआ भी, वो बस हथियार को भी छीनने का लूटने का पूरा प्रयास सरकार करेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं, फोन में वीडियो बना रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं और घर में पढ़ के सो रहे हैं, फोन में सिर्फ रील देख रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ बहराइच में आपके सामने, अगर मैं 100-200,000 किलोमीटर दूर होता तो फोन पे आप मुझे सुनने तक समझ आता। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे यहाँ सुनने की बजाय फोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इन रिकॉर्डिंग को सुनने का समय है आप लोगों के पास? जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और जो बच्चा इधर उधर ध्यान रखता है, इधर उधर ध्यान लगाता है, इधर उधर झांकता है, इधर उधर देखता है, आपस में बात करना, उसकी समझ में कुछ आता है? फिर जब पेपर आता है तो क्या करता है? वो कभी इस कॉपी में झांकता है, कभी इस कॉपी में झांकता है। कुछ तो लायकी पैदा करो या सारी जिंदगी नालायक रहोगे।
कह रहा होता तब तुम लोग सुन लेते, समझ आता, लेकिन आप तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, फिर भी फोन निकाल के मेरी बात को महत्ता देने की बजाय रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे इस रिकॉर्डिंग से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, ये जो कमियां हैं इसी वजह से हम बैटरी खर्चा के लिए, क्योंकि हम असल काम में कम समय लगाते हैं और इधर उधर की बातों में ज्यादा समय लगाते हैं। इस वजह से हम लोग पीछे चल रहे हैं और हमसे ताकतवर लोग आगे चल रहे हैं। और अगर हमें आगे चलना है तो हमें अपनी कुछ कमियों को दूर करना होगा। मैं तो माननीय काशीराम साहब का चेला हूँ। साहब कहते थे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने नालायक समाज में लाइफ पैदा करने का काम कर रहा हूँ। और मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नौजवानों की फौज जो बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा उठा घूम रही है, उसको बस उसके काम की जिम्मेदारी बताने के लिए आया हूँ कि अगर वो उस काम को मेरे हिसाब से करना शुरू कर देगा तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नीला झंडा लहराएगा। और जो आज आपके बीच में बैठा है, इस मंच पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, एक गरीब का बेटा में विधानसभा जाएगा, विधान परिषद जाएगा, लोकसभा जाएगा, क्योंकि वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपने लायकी पैदा कर ली समाज के अंदर, जाके लोगों को तैयार कर लिया, विचार पैदा कर दिया, उनके अंदर संघर्ष पैदा कर दिया, तो फिर वो वो दिन दूर नहीं अगर आपने भाईचारा पैदा कर दिया कि वोटों वालों का राज आएगा और वोटों वाले और अगर ऐसे घूमते रहे, ऐसे नारा लगाते रहे, मोटरसाइकिल डांट के, फिर तो भैया नोटों वाला जीतता रहेगा और वोटों वाला उनके चरणों में पड़ेगा। फैसला आपको करना है कि आपको चरणों में पड़ने वाला बनना है या विधानसभा में जाके, विधान परिषद में जाके इस हक वंचित कमजोर समाज के लोगों को पैरों में खड़ा करना, ये आपको है। प्यारे साथियों, हमने प्राइवेट सेक्टर के बिल की बात की। आपको याद होगा इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में मैंने मांग की पार्लियामेंट में कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए, और इसमें मैंने खूब हल्ला मचाया। तो राष्ट्रीय पर्व को घोषित नहीं किया, फिर भी पहली बार आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे, जयंती पे छुट्टी रखने का काम इस सरकार ने किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं नगीना से चुनाव लड़ रहा था तो तमाम मीडिया के लोग, तमाम विपक्षी दल के लोग, तमाम सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो भीड़ में दिखेगा भी नहीं, इसका तो कोई बोलने भी नहीं देगा, ये तो भीड़ में गुम हो जाएगा। आज आप बताओ, आपका चंद्रशेखर पार्लियामेंट में अलग दिखाई देता नहीं दिखाई देता, बताओ। मैंने बहुत दिन पहले एक नेताजी को कहा था, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने उनसे कहा था जिसमें दम होगा वो पत्थर का सीना चीर के निकलेगा। मेरी बात को मेरी ताकत पैसा नहीं है, मेरी ताकत अगर कोई है तो ये तमाम लोग, मेरी माँ बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, जिनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, जिनकी वजह से इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मुझे मिलती है। दोनों हाथ मांगे एक बार मुझे आशीर्वाद और सहयोग करो। प्यारे साथियों, प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हमने मांग उठाई है और उन मांगों को आप तक पहुंचा रहा हूं। 2-3 मांगे मैंने आपको बता दी है। आज आप अपने जिले का द्वार खोलना, यहां से जाने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता कि SC ST OBC के लोगों पे, मुसलमानों पे जुल्म जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता। आप अखबार पढ़ लो, YouTube देख लो, टीवी देख लो, कहीं चले जाओ, सब जगह पे खबर मिलेगी। और अन्याय अत्याचार तो एक बात है, अन्याय अत्याचार होने के बाद कार्रवाई भी नहीं, ये भी किसी से छिपावा नहीं, बिल्कुल छिपावा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारा जन्म अन्याय अत्याचार सहने के लिए हुआ? जोर से बताओ, क्या हमारा जन्म अन्याय अत्याचार सहने के लिए हुआ, या फिर अन्याय अत्याचार को खत्म करके और समता मूलक समाज बना के मानव समाज के नारे को मजबूत करते हुए इज्जत समाज की जिंदगी के लिए? बताइए, किस चीज के लिए हुआ हमारा जन्म?
स्वाभिमान सम्मान से जीने के लिए जुर्म जाति करने के लिए बताइए। तो मान सम्मान मांगने से तो नहीं मिलता, मांगने से तो ठीक मिलता। अगर मान सम्मान चाहिए तो फिर संघर्ष का जज्बा भी पैदा करें। और कहते हैं संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर छुप जाता है। उससे कहते हैं चंद्रशेखर तो नौजवान है, नौजवान है, अभी तो बहुत समय लगेगा। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा कुछ सीखना है जिसमें समय लगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था, जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाना कि आपको जाने के बाद एक बार जीवन मिला है, ऐसा करके जाना कि आपके जाने के बाद लोग याद रखें। मैं उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और जो महापुरुषों को कर्ज है हम लोगों के, जिसकी वजह से के लिए उस कर्ज को उतारने का भी काम कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने कहा था मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे। कहा था नहीं कहा था, बताइए मेरे भाइयों, कहा था नहीं कहा था, बताइए। लेकिन आप बताओ, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू की? आपको तो ये भी नहीं पता होगा, नौजवानों, सीनियर लोगों को पता होगा कि जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उस मंडल कमीशन का ये आंदोलन कमजोर पड़ जाए इसके लिए कौन आपके विरोध में खड़ा था और कौन आपके समर्थन में खड़ा था, ये भी नहीं। कभी पिछड़ों के अधिकारों का, अपने भाइयों के अधिकारों का विरोध SC ST के भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने नहीं किया है। इस बात का भी इतिहास गवाह है। मंडल कमीशन का आंदोलन हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को हक मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले, इसमें आपका कोई विरोध है? दोनों हाथ जोड़ बताओ, समर्थन करते हो ना? अब देखो, मैं भी ये बता रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कई दूसरे के विरोधी नहीं, और सामान्य जाति में भी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो भी किसी के हक अधिकार के विरोधी नहीं। जो इस देश की हिस्ट्री को जानता है उनको पता है कि देश में SC ST OBC के लोगों ने हजारों साल तक जुड़ जाते हैं। प्यारे साथियों, एक आखिरी मांग ये है, आप बड़ी जिम्मेदारी से बताइएगा। मैं तो EVM से चुनाव जीता, लेकिन जनता ये चाहती है कि EVM से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। जो लोग चाहते हैं, गौर से सुनना, मीडिया के लोग कैमरा चलाएंगे, बाद में ऐसा मत कर देना कि गलत के साथ हाथ खड़ा कर लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं EVM से चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर ले। यही समझा रहा हूं, यही होता आ रहा है। कहा कुछ जाता है, करते बहुत हो, और अपनी अपनी नालायकी पे हंसते भी बहुत हो। बाजी बात बहुत हंसते हो, कितने खुश है। ये देखो, यही बता रहा हूं। और फिर कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाते हैं, साथ हो रहा है। गंभीरता है नहीं, गंभीरता नहीं है, समझदारी दिखाते नहीं है, लापरवाही करते हैं, तमाशबीन बनते हैं, अधिकार लूट रहे हैं और मुस्कुराते भी हैं। तो भैया, जब आप ये सब खुद ही करते हो तो आपको दूसरे की जरूरत कहां है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो EVM से चाहते हैं चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर लें, और जो चाहते हैं EVM वालों को दिख रहा है कोई नहीं है। अच्छा चलो, जो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़ा करें। मीडिया के भाइयों को कहूंगा, ये जरूर दिखाना कि बैलेट वाले कितने। बैठ जाइए। आपको बहुत बुनियादी मुद्दों बात करनी है। आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश में। और फिर मैंने गोरखपुर का अखबार पढ़ा, तो गोरखपुर के लोगों ने लिखा है कि पूरी रात जाग के काटनी पड़ी है।
और अभी आपने देखा बिजली मंत्री कैसे डांट रहे थे अधिकारियों को, देखा नहीं देखा आपने? बिजली मंत्री जी के कार्यक्रम में बिजली भाग गई, कई अधिकारी सस्पेंड हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी लोकसभा क्षेत्र नगीना जिला बिजनौर में बिजली भागने से डायलिसिस कर रहे एक बच्चे की जान चलेगी क्योंकि जनरेटर में तेल नहीं था। कोई सस्पेंड नहीं, कोई सस्पेंड नहीं। और कल ही मैंने अखबार पढ़ा, बलिया में भी शायद ऐसी घटना हुई है कि डायलिसिस चल रहा था सरकारी अस्पताल में और लाइट भाग गई, जनरेटर में तेल नहीं था, एक व्यक्ति की जान चलेगी। और डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया कि हमें जनरेटर के तेल का पैसा नहीं। मंत्री जी के कार्यक्रम में लाइट भागी तो सस्पेंशन, और आपकी मेरी जान जाने में लाइट भागी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आह भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में। नसीम साहब, उस बच्चा वो 24 साल का था, लोगों के लिए एक व्यक्ति गया, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दुनिया गई। उसकी मां से पूछना जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा, उसके पिता से पूछना जिसने अपना पेट काट काट के उसको आगे बढ़ाने का काम, उसके भाई से पूछना जिसने अपने हिस्से का भोजन उसको दे दिया, उस बहन से पूछना जिसने उस भाई के जरिए अपने जीवन के हजारों सपने देखे, उसके बच्चों से पूछना जिन्होंने पिता का साया खो दिया, उसकी पत्नी से पूछना जिसने अपना हम सफर खो दिया। उनके लिए वही सब कुछ था, उनकी दुनिया था, लेकिन सरकार के लिए वो ये काम। प्यारे साथियों, आपको जानकारी होगी, मैंने पार्लियामेंट में कहा था और आज वो बात सामने आ रही है। मैंने कहा था जब तक नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, प्रधानों के, जिला पंचायत सदस्यों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, राज्यसभा सदस्यों के, राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, तमाम मंत्रियों का, तमाम ब्यूरोक्रेट के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक सरकारी स्कूल सुधर नहीं सकेंगे। ये बात मैंने कई बार कही और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई चर्चा हो गई है, स्कूलों की हालात, बिल्डिंगें खराब हो गई हैं, किसी का बच्चे को नुकसान हो जाएगा, सरकार स्कूलों के बारे में सोचो। लेकिन आपको जान के बड़ा दुख होगा, झालावाड़ राजस्थान में छत गिर गई, 7 बच्चे चले गए और कई बच्चे घायल। ये बात मैंने, ये मुझे दिखती है, ये मुझे दिखती है जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, जो नगीना से सांसदों से दिखती है, लेकिन राजस्थान की सरकार को नहीं दिखती, राजस्थान के गैर जिम्मेदार लापरवाह नेताओं को, मुख्यमंत्री को नहीं दिखती है। वो बच्चे गरीबों के बच्चे थे, उनके बच्चों के जिंदगी को मोल नहीं थी। अगर वही बच्चे विधायक के होते, सांसद के होते, मंत्री के होते, वही बच्चे जिलाधिकारी के होते, एसएसपी के होते, तो वो स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों को, स्कूल में लापरवाही करने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलती है। अमीर को नुकसान पहुंचता है तो कानून बदलते हैं और गरीब को नुकसान पहुंचता है तो मजाक बनती है। मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश तो उनसे भी आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मर्द के नाम पे 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। कितने? आप बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का, गरीब का? किसान, मजदूर, कमजोर वर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं और मुख्यमंत्री उनको बंद कर रहे हैं कंपोजिट स्कूल के नाम पे कि हम एक ही स्कूल को प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बना देंगे, सुविधाएं लाएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं मीडिया के भाइयों, मैं बहराइच में 123 स्कूल बंद होने हैं, 77 बंद हो चुके हैं, 46 अभी बंद होने हैं। और कितने कंपोजिट स्कूल खुले ये भी सुन लो। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले,
150 कंपोजिट शराब की दुकान। शांत हो जाओ, तालियों में आवाज जम जाएगी, शांत हो जाओ, सुन लो। नशे की दुकानें खुली है 386, जिसमें देसी शराब की दुकान है 235, कंपोजिट शराब की दुकान है 150 और भांग के ठेके हैं 31। आगे बढ़ो, गोंडा जिले की सुनो, 157 स्कूल बंद हुए हैं, देसी शराब के ठेके खुले हैं 209। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले गोंडा में, कंपोजिट शॉप जरूर खुली है शराब की 134, मॉडल शॉप खुली है 7 और भांग की दुकानें खुली है 41। टोटल खुले हैं 391। और बढ़ो, बलरामपुर वालों सुनो, 58 स्कूल तकरीबन बंद होने हैं। अब कितने कंपोजिट स्कूल खुले होंगे सुनो। देसी शराब के ठेके 146, कंपोजिट स्कूल तो नहीं, कंपोजिट शॉप खुली 55, मॉडल शॉप खुली 2, भांग के ठेके खुले 6 और टोटल 206 नशे की दुकानें खुली। आप समझो, नशा करोगे शराबी बनोगे, और स्कूल खुलेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार। अब सरकार बनाना क्या चाहती है, फैसला आप अपने आप का। क्या बनाना चाहती है सरकार? अगर हम होते तो स्कूल भी बंद नहीं होते, कंपोजिट स्कूल भी खुलते और बजट का 10% पैसा, 10% पैसा स्कूलों में लगता है एजुकेशन का। एक ही स्कूल में DM का बेटा भी पढ़ता और मजदूर का बेटा भी पढ़ता, SSP का बेटा भी पढ़ता और विधायक सांसद का बेटा भी पढ़ता। एक ही टेबल में, एक ही सिलेबस में। मैंने बात खाई पार्लियामेंट में, प्राइवेट स्कूलों में हाथ कर दिए, कह देते हैं उसके यहाँ से लाना वो किताब, उसके यहाँ से लाना जूते, उसके यहाँ लाना टाई, उसके यहाँ से लाना कपड़े। हर साल किताबों की कीमत बढ़ाते, स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं। इनकम बढ़ रही है कैसे? उनको पता है कि अमीर को पढ़ा रहे, गरीब नहीं पढ़ा पाएंगे, गरीबों के स्कूल भी सरकार बंद कर रही है, वो गरीब को गुलाम बना देना चाहती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें समझदार बनना पड़ेगा। 5 किलो राशन देके आपके शासन करने की शक्ति, आपके आगे बढ़ने की शक्ति को छीनने का काम किया जा रहा है। आपको समझ आ रहा है? सम्मानित साथियों, परसों मैंने मांग उठाई, एक दवाई एक दाम होना चाहिए। आप जाके देखो, बुखार की दवाई लो, एक कंपनी की पैरासिटामोल खरीदना 10 रुपए का पत्ता, दूसरे अच्छी कंपनी की कोई और अच्छी कंपनी हो, बड़ा नाम उसकी खरीदना 40 रुपए का पत्ता, तीसरी और बड़ी होकर खरीदना 100 रुपए का पत्ता। दवाई वही, रैपर वही, बनाने में समय उतना ही लगा, लेकिन दवा के दाम 10 गुना 20 गुना। सरकारें चंदा लेती हैं और धंधा करती है। इसलिए मैंने मांग की, अमीर और गरीब सबकी मांग है कि दवाओं के दाम समान होने चाहिए। आप एक कैप लगा दो कि इससे ऊपर आप, मैं नहीं कहता हूं मुनाफा मत दो, मुनाफा दो, लेकिन मुनाफे के नाम पे लोगों की जेब काटना बंद करवाओ। जो दवा 10 रुपए में बनी है उस पर दुगना वो दे दो, मुनाफा 20 रुपए की दिलवा दो, 25 की दिलवा दो, उसको 200 में बेचने का कोई तुक नहीं बैठता है। और सरकारी स्कूल, अस्पताल या डॉक्टर प्राइवेट को लिख देते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेना और कहते हैं इसी कंपनी की लेना। आप जाओगे सर, उस कंपनी की तो मिल नहीं रही, दूसरे मेडिकल पे नहीं गए होंगे, उस पे जाओ जिसमें मैंने लिख दिया उसमें मिलेगी, क्योंकि वहां कमीशन सेट है। 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिल रही है और 90 रुपए में डॉक्टर साहब का और मेडिकल स्टोर वाले भाई का कमीशन। प्यारे भाइयों, ये जो लूट हो रही है, लूट को हमें रोकना। आज आशा बहनें, एक आधी आशा बहनें आऊंगी बैठी हुई, वेतन ना के बराबर, भोजन माता, आंगनबाड़ी बहनें वेतन ना के बराबर, PRD के जवान, होमगार्ड भाई, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, वेतन ना के बराबर, कोई सुधार नहीं। और सरकार से मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि वेतन वृद्धि कर दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, इनको माने दे दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, रोजगार सेवकों को, पंचायत सहायकों को, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को ये सम्मानजनक वेतन वृद्धि आपके वेतन में करने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, नोट कर लेना। प्यारे साथियों, पुलिस के भाई खड़े, आपको इनका एक रूप दिखता कि भाई ये आपसे नाराज हो रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कई जगह सीमा पे रोष कर जाते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक मर्यादा उसको नहीं नापना चाहिए। लेकिन आप इनके जीवन को देखिए, मुझसे मोटी शर्ट उन्होंने पहनी, गर्मी यहां उतरी। नौकरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी कोई आसान काम नहीं है। किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, सगा परिवार का व्यक्ति नहीं खड़ा होता, पुलिस के जवान को वहां डट के खड़ा होना पड़ेगा। रात भर अगर जाम लगेगा, लोग बैठे आंदोलन, तो रात भर डट के खड़ा होना पड़ेगा। इनका भी परिवार, ये भी इंसान है। और कर्मचारियों को छुट्टी मिल जाती है सप्ताह में एक दिन, इनको वो भी नहीं मिलती। एक छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं इनके जीवन को जानता हूँ। कई बार इनसे नाराजगी हो जाती है, वो मेरे कर्म की वजह से, जब मैं गलत होता है तो मैं लड़ता। लेकिन इनके लिए भी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी, उनको सप्ताह में दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने आवाज उठाई तो इसी अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाई। और आज उठाइए, जिस दिन मौका मिलेगा पहले साल के अंदर ये चारों काम इनको करके देना, इस बात का भी मेरे को विश्वास है।